अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज का दिन यानी कि 9 अप्रैल सन 2022 की बात करें, ये वो दिन था जब एक मुंतखब हुकूमत को आईनी तरीके से यानी तहरीके अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऑपोजिशन की जानिब से किसी भी एक वजीर आजम के खिलाफ एक तहरीक जमा करवाई गई जो तहरीके अदम एतमाद थी और वो कामयाब भी हुई, जिसके बाद इमरान खान एक पहले वजीर आजम बने ऐसे जिन्हें अवाम के अदम एतमाद के बाइस इक़्तिदार से निकलना पड़ा। ऑपोजिशन ने खान साहब के खिलाफ 8 मार्च 2022 को एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। ताहम स्पीकर की जानिब से मुख्तलिफ हीले बहानों के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलाखिर इस तहरीक पर वोटिंग करा ली गई, जिसमें 174 अरकान ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। इससे कबल पाकिस्तान के 2 मुंतखब वज़राए आज़म ऑपोजिशन की इन तहरीक के बाइस तहरीके अदम एतमाद का सामना तो कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों मरतबा तहरीकें नाकामी से दो चार हुई। तो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तहरीक अदम एतमाद 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ पेश की गई थी और उसके बाद कौमी असम्बली में उसे 12 वोटों से रद्द कर दिया गया। और दूसरी मरतबा तहरीक अदम एतमाद अगस्त 2006 में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार के दौरान उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज को हटाने के लिए लाई गई। ताहम उस बार भी ऑपोजिशन ने इसे कामयाब नहीं होने दिया। आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया ऐवान में, और ऑपोजिशन के लीडर उमर अयूब ने खिताब करते हुए ये कहा कि 9 अप्रैल 2022 को एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया था, यानी तहरीके अदम एतमाद को एक साजिश के जरिए, प्री प्लान तरीके के जरिए कामयाब करवाकर उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम इमरान खान को हटाया गया था। तो आज इसको थोड़ा सा हम रोल बैक करेंगे, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। तहरीके अदम एतमाद उस वक्त से लेकर अब तक ये जो हुकूमत बनी है, पहले PDM 1 फिर PDM 2 और अब एक मुंतखब हुकूमत हमारे सामने है, जिसके मैंडेट के ऊपर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सवाल उठाती है, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करती है। तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब को गालिबन मेरी आवाज नहीं जा रही। ठीक है, हम उनको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। और आज के जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो आज का दिन तारीखी एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम अगर 75 साल तारीख की बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान की, तो इस पूरी तारीख के अंदर, इन पूरे सालों के अंदर जब जब मुंतखब हुकूमतें बनी हैं, जब जब जमहूरियत की बात हुई है, जब जब आपके वोट की ताकत से कोई वजीर आजम बना है, तो उसके ऊपर इसी तरीके से हुकूमतों को हटाने का, वज़राए आज़म को हटाने का जो एक प्रैक्टिस रहा है, वो भी पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका एक अहम मकाम भी है कि जितनी भी हुकूमतें, नुमाइंदा हुकूमतें बनी जो आई और लोगों के वोट की ताकत से, उनको हटा दिया गया। वजह चाहे कोई भी हो, वजूहात चाहे कोई भी हो, मुल्क की तारीख की हम बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, हम इकॉनमी की बात करते हैं, हम गुर्बत की बात करते हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। सारी मुंतखब हुकूमतें पूरी काबीना के साथ इन तमाम इश्यूज पर काम कर रही होती हैं बैक वक्त। लेकिन हम ऐसी कौन सी अहम बात है जिसको आज डिस्कस कर रहे हैं कि सन 2022 में जब ये सब हुआ, उससे पहले हमने देखा कि 2020 में कोविड की ऐसी एक चीज़ आ गई थी, पेंडेमिक थी, जिसके अंदर खान साहब ने काम भी किया। और हम अगर पूरे ग्लोब की बात करते हैं, इंटरनेशनली हम इस चीज़ पर बात करते हैं, तो दुनिया ने सराहा भी उनके इक़दामात को। इकॉनमी फ्लक्चुएट होती रही, बहुत सी बातें हुई कि देखें मुल्क तो डूब रहा है। खान साहब ने गो के जो बड़े वादे किए थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमें IMF के पास नहीं जाना, बल्कि हमारा जो उनके साथ चल रहा है प्लान, हमें उसको भी ख़त्म करना है और हमें एक खुद मुख्तार रियासत बनना है, इकॉनमी के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। खैर, वादे तो बहुत सारे हुए, अब उन वादों पर अमल करने की मोहलत उनको नहीं मिली, या उनके लिए हालात ऐसे बन गए, या फिर खुद उनके पास जो परफॉर्मेंस के लिए टीम मौजूद थी वो इस काबिल नहीं थी, उनके पास वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं था, वो एक्सपर्ट्स नहीं थे इन चीज़ों के अंदर, जिन तमाम चैलेंजेस को लेकर वो मैदान में उतरे हुए थे। तो ये बड़ी काबिल जिक्र बात भी है, काबिल गौर भी है कि क्या वजह थी कि इतने बड़ी तादाद में मेंबर्स ने उनके खिलाफ वोट दिया, ये तहरीक कामयाब हुई। शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपको हमने जहमत दी है इस अहम मौजू पर बात करने के लिए कि आप हम बात कर रहे हैं ना 9 अप्रैल 2022 में आपको लेके जा रहे हैं, जिस पर आज उमर अयूब साहब ने भी गुफ्तगू की है कि ये एक साजिश हुई थी हमारी हुकूमत के खिलाफ। ऐसा क्या हो रहा था सर कि एक मुंतखब हुकूमत, खान साहब की हुकूमत,
जिसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ लोगों ने वोट दिए, पसंद किया, उसके बाद पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना ऊपर चला गया कि फिर उस हुकूमत को हटा गया। सराब के नजदीक वो कौन सी ऐसी एक वजह थी? देखिए, वजह ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी वजह, फिर जो वो सियासतदान या वो पार्टियां जो जमहूरियत के लिबादे में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पीस माउथ बने रहते हैं और उनकी जो बेताबी थी और ये सारी चीजें थी। आपने देखा कि शहबाज शरीफ वो फैक्टर है इस मुल्क में जो हर उसमें फिट आता है और क्योंकि उसको इससे कोई गरज ही नहीं है कि मुल्क पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि मुल्क की मईशत डूब रही है और वो कह रहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और एक दो फंक्शन ऐसे कर लेता है जिससे ये तासुर देने की कोशिश हो रही है कि मुल्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो जब मुल्क में आग लगी हुई है, दहशतगर्दी हो रही है, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी? तो पहले तो फोकस कर रहे हैं अमन अमान के ऊपर। अच्छा, लेकिन इनका फोकस है तारिक इंसाफ को खत्म करने का। वो भी उन्होंने देख लिया, पार्टी को क्रश करने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की, नहीं हो सकी, हर कोशिश इनकी नाकाम रही है। तो अब देखो एस्टेब्लिशमेंट को भी अब मेरे ख्याल से एहसास हो गया होगा या होना चाहिए कि वो जितना इसको कंधा दे रहे हैं इस जाली हुकूमत को, इतना ही मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क के अंदर जो माशी गिरावट आ रही है, जो तबाही आ रही है, जो सबसे अदम इस्तेकाम आ रहा है, इससे मुल्क की तबाही हो रही है। इन्वेस्टमेंट आपकी देखें, सारे लोग तो यहाँ से जा रहे हैं, इन्वेस्टर भाग गए हैं और आप कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो जो चीज पहले कर रही है वो पहले करें, अमन पहले लाएं, दहशतगर्दी खत्म करने में अपना रोल अदा करें, नहीं हो रहा है। फिर जो है ना पूरा जोर लगा रहे हैं कि जी मुल्क में एक किस्म का मार्शल्ला सा लग रहा है कि जैसे मार्शल्ला है इस मुल्क में, कोई आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हो रही थी तो उसका मेन वजह ये बताया गया था कि जी महंगाई है। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या महंगाई में कमी आई है? क्या ये लोगों को रिलीफ दे सके? ये क्या किस लिए आए हैं कि अभी तक रो रहे हैं कि जी हमने डिफॉल्ट होने से बचाया मुल्क को? मुल्क तो उस वक्त भी डिफॉल्ट नहीं था और उस वक्त जो ग्रोथ रेट था हमारा वो तो 6.2 पे पहुंच गया था। बिल्कुल। आज ग्रोथ रेट 2 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये जो पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चली है, बिजली की कीमतें बढ़ी, 16 रुपए यूनिट से 64 रुपए यूनिट पहुंचा। तो ये अब कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी तरक्की की है। तो कौन सी तरक्की की है बताए ना आवाम को। चीनी चोर हमें कहा जाता था, चीनी माफिया को इन्होंने शामिल किया। आज ये बताया कि चीनी है कहाँ पे मुल्क में, किसने एक्सपोर्ट की है, वो माफिया कहाँ बैठा हुआ है? अब ये ऐसे सवालात है जो हम पूछना चाहते हैं। यूसुफजई साहब, ये बिल्कुल सवालात वैलिड भी है, क्योंकि अगर हम उस दौर में बैठ के टीवी पर बात कर रहे होते थे महंगाई की, चीनी माफिया की, गंदुम की, बेपनाह मसाइल को हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब तो खैर वो हालात भी नहीं रहे कि हम बात कर सके उन तमाम मामलात के ऊपर। आपकी नजर से शायद कोई शो गुजरा हो या किसी एंकर ने आपसे सवाल किया हो महंगाई के हवाले से, सोलो आपको बिठाकर कि यूसुफजई साहब आए जरा बात कर लेते हैं महंगाई के ऊपर, बात कर लेते हैं बेरोजगारी के ऊपर, बात कर लेते हैं इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि अब तो वो वक्त ही बदल गया ना, उन चीजों पर बात नहीं करते। शायद अवाम इतनी खुशहाल हो गई है कि उसके नजदीक इन इश्यूज पर बात करना जरूरी रहा ही नहीं है। नहीं, अवाम तो परेशान है, लेकिन अवाम को इन्होंने उलझाया हुआ है। इनको आप देखें कि इस वक्त कोई अपनी बात करने के लिए अगर पंजाब के अंदर उठता है तो फौरन उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो तरीका इन्होंने अपनाया है कि वहां पे एक सिविल मार्शल की कैफियत बनाई है, वहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही और फिर ये सब कुछ जो है ना सियासी लिबादे में कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ये जो इन्होंने फैसले किए हैं कि जी चीनी एक्सपोर्ट कर दो, अब मुल्क के अंदर चीनी की शॉर्टेज आ गई है, चीनी महंगी हो गई, अब ये बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये जो कपास इस दफा 34% कपास में कमी आई है और अगर कपास कम हो गई तो इसका मतलब है कि आपका जो टेक्सटाइल है वो मुतासिर होगा और 187 टेक्सटाइल मिलें मेरे इत्तलात के मुताबिक पंजाब के अंदर बंद हो गई है। तो जो ये तो आप बात कर रहे हैं सर आपके और मेरे मसाइल की, आम आदमी के मसाइल की, अगर हम इसको एक पॉलिटिकल व्यू देते हैं तो उसमें यूसुफजई साहब क्या समझते हैं? आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि चले ये तो हमें बताया गया था ना कि महंगाई की वजह से अदम एतमाद जाहिर किया जा रहा है,
तो बैकएंड पे असल में गलती थी क्या खान साहब की, जिसकी वजह से नौबत यहां तक आन पहुंची? क्योंकि पहले तो शुरू में सब अच्छा था ना, 2018-19 की हम बात करें, 20 तक भी ठीक थे मामलात किसी हद तक, तो फिर बात वहां पर खराब हुई जहां पर एक पेज पर ना होने की बात आ गई थी। देखें, ये तो कहने की बातें हैं कि, लेकिन जाहिर है जो जो उस वक्त के जनरल बाजवा साहब थे, उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी, वो भी दूसरों के साथ वो अगर ना मिले होते तो आज मुल्क पे इस तरह एक बुरे हालात में ना जाता मुल्क। तो आज जितनी सियासी अदम इस्तेकाम है, वो हालात आज आपको नजर इस तरह नजर नहीं आते। लेकिन एक मुंतखब हुकूमत को खत्म करके जाली हुकूमत को इम्पोज किया गया। कुछ अरसे तक तो आप देखें, निगरान के नाम पे इन्होंने मुल्क को खाया। तो अब वो जो तमाम निगरान लोग थे वो किधर है? वो कैसे कैसे लोग हुकूमत में आके शामिल करके वो चले गए। वो जितने अरसे तक वो हुकूमत में रहे, चाहे वो पंजाब में रहे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में रहे या मरकज में रहे, वो लोग अब कौन क्या ऑन कर रहे हैं? अब वो तो कुछ भी ऑन नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि वो तमाम लोग जो हमारे साथ होते थे और ये कहते थे कि जी ये माफिया है, आज वो सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी नून ले एक दूसरे को चोर चोर कहती थी, वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो कहाँ है ये सारा? आज जो है सूबों को लड़ाने की साजिश हो रही है। सिंध को देखें कि जी पानी बंद कर रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी जो सिंध के नाम पे वोट लेती थी, आज वो भी मजबूर है और वो भी सिर्फ पानी पानी खेल रही है, लेकिन वो सिंध के अवाम के हकूक का दिफा नहीं कर पा रही है। आप देखें कि जो हुकूमत सिंध के अवाम के हकूक गसब कर रही है, पीपल्स पार्टी उसी को सपोर्ट कर रही है। आज पीपल्स पार्टी रास्ता खींच ले, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत तो धड़ाम करके गिर जाएगी, कहाँ रह सकती है? इस बात का एतराफ तो यूसुफ जई साहब वो खुद भी कर रहे हैं कि अगर आपका वजूद कायम है तो उसके नीचे जो पिलर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैं। लेकिन अब नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक लंबे अरसे से सिंध पर हुकूमत भी करती आई है और यहाँ के अवाम के हुकूक की मुहाफिज भी है, अवाम ने उसको वोट दिया है, तो अब जब एहतजाज की बात आती है अवामी नुमाइंदों के, तो कौमी असम्बली में तो आज एहतजाज किया ना आपने, आज के दिन के हवाले से भी, तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा भी करती है भी, तो जमहूरियत के लिए आज के दिन को एक स्याह दिन समझना चाहिए था, या समझा जाता है अगर, तो सड़कों पर नहीं आए, कोई एहतजाज की कॉल नहीं, कुछ भी नहीं है। स्याह दिन है जब आप एक मुंतखब हुकूमत को खत्म करें, जमहूरियत का तख्ता उलट दें। और जी जी यूसुफ जई साहब, अच्छा मैं सर को सुन नहीं पा रही हूँ, सर की आवाज आ रही है? ठीक है, शौकत यूसुफ जई साहब जिस जगह पर मौजूद हैं शायद वहां पर नेटवर्क का भी इशू है, और हमने उनसे बड़े शॉर्ट नोटिस पर रिक्वेस्ट की थी कि वो हमसे बात करें इस अहम मौजू के ऊपर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम मौजूआत के ऊपर बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो आज के दिन को लेकर भी इसी तरीके एक्सपेक्टेशन भी थी कि मरकजी क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस हवाले से कोई तो प्लान देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमर अयूब साहब ने जो गुफ्तगू की है पार्लियामेंट के अंदर वो आपने भी सुनी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो इत्तेहाद का एक एलिमेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज नहीं कर पाई उस तरह से अपोजिशन जमातों को अपने ग्रैंड अलायंस के लिए, वो आगे बढ़ती, इसको ज्यादा मुनज़्ज़म करती, ज्यादा इंगेज करती दूसरी जमातों को, दूसरे सियासी रहनुमाओं को। अब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से बड़े अंदरूनी किस्म के खलफिशार भी ज़ाहिर होंगे, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक मैटर को लेकर, तो वो भी एड्रेसेबल सिचुएशन होती है। अब उसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो माजी में गलतियां की हैं क्या उन गलतियों से सीखा है, और अगर सीखा है तो क्या बेहतरी आई है, ये भी हमें उनसे जानना है। यूसुफ जई साहब से राब्ता हमारा बहाल हुआ है? ठीक है, इसके बाद हमें एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दोबारा से इस इशू पर बात करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ जई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, सो स्टे विद अस, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक।